आपका प्रतिभा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12 का अध्याय पहला, ईंट, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के पास खोजी गई थी और ये सबसे पुरानी सभ्यता है। यहाँ हमें एक चित्र दे रखा है जो हड़प्पा मोहर है। ये किससे बनी हुई है? सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी है। इस पे जानवर के चित्र और इस पे एक ऐसी लिपि भी चिन्ह की गई है जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया और यहाँ तक कि इसे समझा भी नहीं गया। और कई सारे हमें यहाँ पुरा वस्तु मिलती है जो हड़प्पा सभ्यता को जानने में मदद करती है, जैसे आवास स्थल, मृदभांड, आभूषण, औजार, मोहरे, यहाँ तक कि पुरातत्व साक्ष्य भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, जिससे हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी भी मिलती है। अब आता है शर्तें, स्थान और समय। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अगर देखा जाए इसका कुल जो समय काल है, ये 600 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक था। और इसका जो प्रारंभिक चरण है, ये 600 से लेकर 6000 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक था, जो इसका प्रारंभिक हड़प्पा भी कहा जाता है इसको। और इसका जो दूसरा जो चरण था, जिसे हम क्या बोलते हैं, परिपक्व हड़प्पा, जब हड़प्पा सभ्यता तैयार हो रही थी या विकसित हो रही थी, ये 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक था। इसे परिपक्व हड़प्पा भी हम कहते हैं। अब इसका जो तीसरा चरण है, ये 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व, जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो रहा था, इसे हम अंतिम समय भी कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का। अब कुछ जो हड़प्पा सभ्यता में अगर देखा जाए, तो विशिष्ट हड़प्पा में अगर देखा जाए तो मिट्टी के बर्तन, ईंट जो पक्की और कच्ची भी यहाँ मिलती थी, अन्य वस्तु जैसे मोहरे, बाट, मोती, तांबे, कांस्य की वस्तु, ये सारी चीजें यहाँ मिलती थी। और ये कहाँ कहाँ से मिलती थी? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब के प्रांत से भी हमें मिलती थी। और इसके अलावा हमें कहाँ से मिलती थी? जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, गुजरात, महाराष्ट्र से भी हमें क्या कुछ साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। अब आता है हड़प्पा की बस्तियां। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 से ज्यादा अधिक हड़प्पा पुरातत्व स्थल खोजे जा चुके हैं। यहाँ तक कि ये जो 2000 से ज्यादा जो हड़प्पा सभ्यता जो स्थल खोजी गई है, ये सबसे ज्यादा कहाँ खोजी गई है? ये सिंधु और सरस्वती नदी के पास में खोजी गई है। यहाँ तक कि 2/3 बस्तियां सरस्वती बेसिन में भी जो अत्यधिक महत्व को दर्शाती है। जब इसको हम क्या बोलते हैं, इस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। जैसे राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, गनवेरीवाला, में भी कई सारे क्षेत्रीय केंद्र, कृषि गांव, बंदरगाह और विनिर्माण केंद्र भी हमें देखने को मिलते हैं। अब आता है इसका आरंभ। अगर देखा जाए, इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले कई संस्कृति अस्तित्व में थी और ये संस्कृति अपने विशिष्ट मृदुभांड और शैली से संबंधित थी। इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी भी थी और कुछ बड़े आकार की भी थी। यहाँ तक कि पुरातत्व साक्ष्य में अगर देखा 7000 ईसा पूर्व की शुरुआत में अगर देखा, कृषक समुदाय हड़प्पा संस्कृति के उद्भव का संकेत भी देती है। क्योंकि उस समय अगर देखा जाए तो इसका जो शहरी चरण, मतलब दूसरा जो चरण था, उसको हमने क्या बोलता, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता कहा था। अब आता है निर्वाह निर्वाह के तरीके। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करते थे? तो देखा जाए तो विकसित हड़प्पा संस्कृति में अगर कुछ स्थान पर पनपी, जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी, और इन संस्कृति में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल थे और समान भी थे। अगर देखा जाए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से भी प्राप्त उत्पाद और जानवरों में जिनमें मछली भी शामिल है, इनसे क्या करते थे? भोजन को प्राप्त करते थे। और जले अनाज के दानों तथा बीज की खोज से पुरातत्व आहार संबंधी आदतों के विषय भी जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए। मतलब कहने का मतलब है कि हमें इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन को भी खाते थे। वो भी कैसे खाते थे? पका के खाते थे, क्योंकि यहाँ में क्या, जले हुए अनाज के साक्ष्य भी मिलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो जो पूरा
जो अध्ययन पूरा वनस्पति करते थे, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन में भी के विशेषज्ञ होते थे। अगर देखा जाए हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जो दाल, सफेद चना तथा तिल भी शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त होते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाजरे के दाने हमें कहाँ से प्राप्त होता है? गुजरात के स्थल से प्राप्त होता है। और चावल के दाने भी यहाँ पाए गए, लेकिन बहुत ज्यादा कम पाए गए, जिससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग चावल भी उगाते थे। अब आता है हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डी। मवेशी, भेड़ बकरी, भेड़ तथा सुअर की हड्डी भी शामिल है। मतलब यहाँ जानवरों की हड्डी से हमें ये पता चलता है कि यहाँ के लोग मवेशी में क्या क्या चीज रखते थे। भेड़ बकरी, भैंस तथा सुअर भी रखते थे। इनका अध्ययन कौन करते थे? पूरा प्राणी विज्ञान भी करते थे, जो क्या करते, जानवरों का अध्ययन करते थे। जिनकी हड्डियों से इन्होंने क्या पता लगाया कि कौन सी हड्डी किस जानवर की है। या जंगली प्रजाति के सुअर, जिसे हम क्या बोलते हैं, बरहा, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डी भी मिली है। हम ये नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा किसी और से कराते थे। ये आखेटक समुदाय से इनका मांस भी प्राप्त करते थे, क्योंकि हमें मछली तथा पक्षियों की भी हड्डी भी मिली है। अब आता है कृषि प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। किस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ कृषि की जाती थी। तो अनाज के दानों से कृषि के संकेत भी मिलते हैं। जहाँ पर कृषि के विधियों के स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है, क्योंकि यहाँ जोते हुए खेत के बीज छिड़काव किया जाता था। मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियों यहाँ इंगित करती है। वृषभ, जिसे हम क्या बोलते थे, बेल, बेल को ही वृषभ कहा जाता था। और ये इस आधार पर पुरातत्व ये भी मानते थे कि ये खेत जोतने के लिए बेलों का प्रयोग करते थे। यहाँ तक कि देखा जाए 7 स्थान में कई स्थलों और बनावली से मिट्टी में बने हल्के प्रतिरूप मिले। पूछा जा सकता है कि एग्जाम में कि हल मिट्टी के बने हुए हल्के प्रतिरूप कहाँ मिले हैं? ये हमें कहाँ मिले हैं? बनावली में मिले हैं। इसके अलावा जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगन में मिले हैं। और कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। अब आता है आरंभिक हड़प्पा स्थलों के संबंध में। अगर देखा जाए तो खेत में कई रेखाओं को दो समूह एक दूसरे कोण पर काटते थे और एक साथ दो अलग अलग फसलें भी उगाई जाती थी। मतलब जो यहाँ खेती की जाती थी, कैसे की जाती थी? दो समूह में की जाती थी, जो क्या करते थे, एक दूसरे को समकोण पर काटते थे और दो प्रकार की फसल उगाई जाती थी। यहाँ पर पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए उपयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थे में बिठाए गए पत्थर, फलकों का प्रयोग भी करते थे यहाँ। फिर वे धातु औजार का भी प्रयोग किया करते थे। अब आता है अधिकांश हड़प्पा स्थल में अर्ध शुष्क क्षेत्र भी, मतलब कुछ सूखे क्षेत्र भी हमें मिलते हैं, जैसे कि, और वहां पे जो खेती की जाती थी उसको खेती करने के लिए हमें सिंचाई की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि वो जो क्षेत्र होता था वो क्या होता था? अर्ध शुष्क होता था। जैसे कि अफगानिस्तान में सोतोगी नामक हड़प्पा स्थल में हमें कई सारे नहर के अवशेष ही मिलते हैं। ये नहर क्या करते थे? खेतों को सिंचाई करने में काम आता था। यहाँ में कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था और इसके अतिरिक्त धोलावीरा में मिले जलाशयों का प्रयोग भी किया जाता। कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता। अब ये जो पत्थर है, जो हमें चित्र में देखा है, ये पत्थर क्या करते थे? लकड़ी के हत्थे में फंसाकर इसका प्रयोग किया जाता था। अब आता है पुरावस्तु की पहचान कैसे की जाती है। तो भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने का यंत्र, मतलब भोजन जो पीसा जाता था वो किससे? अनाज वाले यंत्र भी हुआ करते थे यहाँ। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो में कई सारे उत्खनन हुए हैं। जैसे कि हमें क्या मिला? अवतल चक्कियां मिली है, जो बड़ी संख्या में मिली है। और ऐसा प्रतीत होता है इससे क्या अनाज को पीसा जाता था। और चक्कियां स्थूल कठोर कंकरीले अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी। आमतौर पर इनमें अत्यधिक प्रयोग के संकेत ही मिलते हैं। चक्की के तल समांतर उत्तल होते थे और निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके।
और दो मुख्य प्रकार की चक्कियां मिली। एक वे जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर और आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरी वे जिनका प्रयोग सामान्यतः केवल सालन या थरी बनाने के लिए भी, जड़ी बूटी तथा मसालों को कूटने के लिए भी। मतलब कहने का मतलब इसमें अनाज पीसने का काम भी किया जाता, और इस पत्थर से हम क्या करते थे, जड़ी बूटी को पीसने का भी काम करते थे। तो इस चक्की को क्या बोला गया था, अफ्तल चक्की बोला गया था। अब आता है हड़प्पा संस्कृति के योजनाबद्ध शहर। अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ था, या जो यहाँ के जो शहर का जो निर्माण हुआ था, ये एक योजनाबद्ध तरीके से हुआ था। वही इसकी सबसे एक खासियत है। जैसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू यहाँ शहरी केंद्रों का विकास था। जैसे कि मोहनजोदड़ो को सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरस्थल भी है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा सभ्यता था। बस्ती को अगर देखा जाए तो दो भागों में विभाजित किया गया था। एक छोटा लेकिन जो ऊंचाई पर बनाया गया था। एक जो हड़प्पा सभ्यता का जो बस्ती था, जो छोटा था, लेकिन वो कहाँ बसाया गया था, ऊंचाई पर। और दूसरा क्या था, बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसे कहाँ बसाया गया था, नीचे बसाया गया था, जिसे क्या बोलते हैं, निचला क्षेत्र भी बोलते हैं। पुरातत्वविदों, जैसे इसमें बता रखा है चित्र में, निचला शहर और जो ऊंचा शहर है उसको क्या बोलते, दुर्ग बोलते थे। और निचला शहर जो था काफी बड़ा क्षेत्र भी था। और जो दुर्ग था, जो ऊंचाई पर जो बसाया गया था, और ये क्या था, सबसे बड़ा क्षेत्र था, ये वाला। और ये वाला जो था, इसे ये सबसे बड़ा क्षेत्र था, और ये सबसे छोटा क्षेत्र था, दुर्ग। अगर देखा जाए, दुर्ग और निचला शहर का नाम भी दिया गया था। की ऊंचाई के कारण यह था कि यहाँ संरचनाएं कच्ची ईंट की चबूतरों पर बनी हुई थी। अब ऐसा है कि जो दुर्ग जो था, जो ऊंचाई पर बसाया गया था, ये कहाँ, चबूतरों पर बसाया गया था। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि निचले शहर से इसे अलग रखा गया था। निचला शहर दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों, ऊंचे चबूतरों को भी बनाया गया था। इसकी नींव का कार्य भी किया गया था। अनुमान लगाई गई थी, यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी को ढोता होगा, तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों का, अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होंगी। आपको छोड़ देखिए, एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों के एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। कहने का मतलब है, जो दुर्ग जो बनाया गया था सबसे ऊपर, वो किसके ऊपर बनाया गया था, चबूतरों के ऊपर बनाया गया था। इसमें कई सारे श्रमिक भी लगे हुए थे। और जो बनाया गया था, जो दुर्ग जो बनाया गया था, वो पक्की ईंटों से बनाया गया था। ये भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर ही किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि पहली बस्ती का नियोजन किया गया था, फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन किया गया। मतलब कहने का मतलब, इस बस्ती को बनाने से पहले इसके बारे में पहले नियोजन किया गया था, मतलब पहले सोचा गया था, फिर उसके बाद इस बस्ती को बनाया गया था। और जो यहाँ जो ईंटें बनाई गई थी, वो धूप में सुखाकर या भट्टी में बनाकर, मतलब पक्की ईंट का प्रयोग किया जाता था। और जो ईंट होता था, वो एक निश्चित अनुपात में होता था, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रम से 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। अब जो आता है नालों का निर्माण, कि नालों का जो निर्माण किया गया था, कैसे किया गया था, ये भी अगर देखा जाए तो एक नियोजित तरीके से किया गया था। जल निकास प्रणाली, क्योंकि यहाँ जो नाली थी, घर से सटी हुई नाली होती थी, जो एक दूसरे को क्या करती, समकोण पे काटती थी। और जो छोटी छोटी जो नाली होती थी, वो जाके क्या होती थी, बड़े होजों में जुड़ जाती थी। और ये जो नाले का निर्माण जो किया गया था, वो ग्रिड पद्धति से किया था। किससे, ग्रिड पद्धति से किया गया था। पहले की नाली के साथ गलियों को बनाया गया था, फिर उनके अलग अलग बगल में आवास का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नाली से जोड़ना था, और प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार क्या होती थी, सट अ, गली से सटा होना। मतलब दीवार, जो दीवार होती थी, घर का जो दीवार होती थी, वो किससे सटी होती थी, नाली से सटी होती थी। और जितना भी जो घर का जो गंदा पानी होता था, वो कहाँ जाता था, नाली में जाता। और ये जितने भी नाली होते थे, जो बड़े बड़े हौजों में जाके जुड़ जाते थे।
अब आता है गृह स्थापत्य। तो मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण को प्रस्तुत करता है। इनमें से कई आंगन पर केंद्रित है, जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। मतलब बीच में आंगन था और उसके चारों ओर क्या बने हुए थे, आंगन बने हुए थे। आंगन में खाना पकाना, कताई करना जैसे कई गतिविधि भी होती थी। खास तौर पे गर्म शुष्क मौसम में यहाँ एक कन्या, मतलब कहने को जो कताई और खाना पकाने जो काम किया जाता, गर्म और शुष्क मौसम में भी किया जाता है। यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू ये भी था कि ये एकांतता को भी दिया जाता महत्व। भूमि तल पर बनी दीवार खिड़कियां नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार, आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन भी नहीं होता था। कहने का मतलब क्या है, कोई दूसरा व्यक्ति अगर बाहर से अगर देखता भी है तो क्या नहीं होता था, आंगन का अवलोकन भी नहीं होता था। हर घर का हर घर का ईंटों के फर्श से बना सबका एक स्नानागार भी होता था। स्नानागार क्या होता है, जहाँ पर लोग नहाते थे। नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाते हुए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। और यहाँ पे जो घर थे, 2 मंजिला भी मिले हैं। और आवास में कुएं भी थे। अधिकांश से एक ऐसे कक्षे बनाए गए जिसमें बाहर से आया जा सकता था। मतलब ऐसा घर, आवास में मतलब ऐसे कक्ष भी थे जहाँ बाहर से लोग आते भी थे और जाते भी थे। यहाँ मोहनजोदड़ो में अगर देखा जाए तो यहाँ 700 कुएं मिले हमें। कितने मिले? 700 कुएं।